जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। क्योंकि आप सभी को पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे, जो कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और आपने अभी तक ऐसा कोई बुक परचेज़ नहीं किया साथियों प्रैक्टिस के लिए, सो आप जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुक दिखा रहा हूँ, उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और आपका प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जिसमें अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक है, जो कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं और आपका प्रैक्टिस को आप और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है साथियों? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? सो राइट आंसर है साथियों इसका क्या? हाइड्रो सॉरी हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक, है ना? क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, जो कि जल को अवशोषण यानी कि सॉरी लवण को अवशोषित करने वाले क्या कहलाते हैं? हाइग्रो स्कोपिक लवण कहलाते हैं, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? यदि मैं हाइग्रोस्कोपिक की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो ये क्या कहलाते हैं? यह लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ क्या करते हैं? ये आकर्षित करके उनका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपको इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि लवण लवण जो जल का अवशोषण करते क्या कहलाते हैं? सो हाइग्रोस्कोपिक, और ये हाइग्रोस्कोपिक जो है लवण को कैसे अवशोषित करते हैं, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसके आसपास आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, करके इनका अवशोषण कर लेता है, ठीक है? इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है साथियों? पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधि आवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवाश्म जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण एवं उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का क्या है? क्या है? जीवन क्षमता या जीवाश्म जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। सो आपको याद रखना है साथियों क्या? अब स्थानों के संरक्षण, ठीक है? क्या है अब स्थानों के संरक्षण? अब ये अब स्थान क्या है? तो आपको याद रखना है अब स्थान संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का किया जाता है जीवाश्म जनसंख्या का रखरखाव यहाँ पे प्रतिपादित किया जा सॉरी प्रतिप्राप्ति किया जाता है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? सामुद्रिक कच्छपों में जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्ष से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। सो आपको याद रखना है साथियों, अलिव अलिव क्या है? अलिव रिडले की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि भारतीय महाद्वीपों के जल भाग में है ना, जलीय भाग में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र समुद्र
कच्छप में सबसे अधिक मात्रा जो है वो देखने को मिलेगा ओलिव रिडले का, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, क्या है, विश्व उष्मायन के लिए एक कारक है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको याद रखना सकते हो कि जो विश्व उष्मायन के लिए जो एक कारक है वो है वाहनों से निकलने वाली गैस, ठीक है। और ये क्या है साथियों, वाहनों से निकलने वाली गैस में आपको देखने को मिलेगा CO2, N2O और CH4 इत्यादि ऐसे गैस है जो कि वाहनों से निकलने वाली धुआं के साथ में ये निकलते हैं, ठीक है। और ये इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या गया, धातुमय स्तर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन क्या है कि धातुमय स्तर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसको, अयस्क को कहा जाता है, ठीक है। और यदि मैं इस अयस्क की बात करूँ साथियों, तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है और अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सो आपको याद रखना है कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वे अवशोषण करते हैं और छोड़ते क्या है, सो छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। सो यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे होंगे कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं कैसे, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। कि आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्या है, भूकंप किसी से मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको याद रखना है भूकंप जो है रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, ठीक है। और ये जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका जो है रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तथा यह रिक्टर पैमाना जो है सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिएक्टर पैमाने में क्या ये जो किस में लगा हुआ रहता है, सो आपको याद रखना है सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सभी को पता है कि महासागरों में जल वृद्धि का जो मेन कारण है साथियों, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है ना। सो अभी हो क्या रहा है कि वैश्विक ऊष्मा के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के साथ में क्या हो रहा है, बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल पिघले हुए बर्फ के जो जल है वो कहाँ जा रहा है, महासागरों में आ रहा है। और महासागरों का जल स्तर कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कारण यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्या है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको याद रखना है SO2 ऐसा गैस है साथियों जो वातावरण में अत्यधिक मात्रा में मिश्रित गैस है, ठीक है। और ये यहीं पे कहा गया है SO2 को कहा जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे। सो आपको याद रखना है वायु प्रदूषण को हम वृक्षों के द्वारा यानी कि वृक्षारोपण करके वृक्षों की संख्या बढ़ा के हम जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये बता दिया मैंने क्योंकि ये क्या करते हैं, वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण में अधिकता जो है हमें देखने को मिलता है और इसकी वृद्धि को जो है वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा हम रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण जो है अ, ये इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व पर्यावरण की समस्याओं के जो है प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक जो है सन कब 1972 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, स्कॉटलैंड में आयोजित ये किया गया था, इसीलिए 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना साथियों, सूर्य के हानिकारक जो किरणें जो होती है पृथ्वी पर जो पड़ती है इनसे कौन सुरक्षा करता है, सो ओजोन स्तर यानी कि ओजोन
परत जो है यहाँ पे हानिकारक किरणों को जो है पृथ्वी पे आने से रोकता है, ठीक है। और ये है साथियों समताप मंडल का जो निचला वाला जो हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिससे ओजोन मंडल कहते हैं, ठीक है। और ओजोन परत जो होते हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, या हानिकारक किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें जिसे हम कहते हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। और ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्मीयता में वृद्धि ये लाते हैं तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकास भी यहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा जो है सुरक्षा जो है ओजोन परत के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए होंगे, फिर भी यदि आप इस आंसर को देखोगे, क्या पेड़ एवं जंतुओं को पेड़ एवं जंतुओं को फ्लोरा और फना सूचित किया जाता है। कैसे? फ्लोरा और फना पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है, ठीक है भाई। और वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द जो है फ्लोरा के दो अर्थ है। क्या? एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति से वर्णित यानी कि वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, ठीक है। दूसरा, जबकि फ्लोरा पुस्तक या फिर अन्य कार्य जिसमें वनस्पति और पौधे के रेखाचित्र तथा विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण के लिए किया जाता है, ठीक है। और उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं, और वनस्पति के अध्ययन के साथ ही वनस्पति को तैयार किया जाता है। इसीलिए इसे फ्लोरिस्टिक्स फ्लोरिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो क्या आ जाता है? सबसे अच्छा उदाहरण है तालाब, ठीक है। और तालाब एक ऐसा प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों, जो कि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ में जीव जंतु तथा पेड़ पौधे की उपस्थिति भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का अच्छा सा उदाहरण यदि हम देखें तो तालाब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव तथा प्रस्तर में से कौन जीवी कारक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। सुप्रस्तर, अब ये प्रस्तर क्या है? तो प्रस्तर एक अजैविक कारक है। कैसा है? अजैविक कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव कैसे है? जैविक कारक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? तो आपको याद रखना साथियों, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। और अधिकतर पेड़ पौधे आपको स्थल मंडल में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो है अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अन्य मृत जंतुओं पर क्वेश्चन क्या है? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। सो यहाँ पे आंसर पहले ही आप देख पा रहे होंगे, स्क्वेंजर कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है साथियों? स्क्वेंजर एक महामारी एवं जो है शाकाहारी दोनों प्रकार की होती है। कैसे? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के जो है जीव है, और जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करता है, जैसे मक्खी और गिद्ध आदि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इस जो है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्क्वेंजर, ठीक है। जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है साथियों? सीएनजी का जो फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सो सीएनजी मीन्स होता है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है आपको याद रखना है कि सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि दाबित प्राकृतिक गैस इसे कहा जाता है हिंदी में। और इस गैस का प्रयोग जो है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, और वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ज्वलनशील गैस है, जो कि अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल पदार्थों को कहते हैं। और इस गैस के
गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है, इनको दबाया जाता है और इस तरह से सीएनजी गैस बनता है, जिसमें कि इसके अवयव देखने को मिलेगा। मीथेन हो गया, इथेन हो गया और प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको क्या कि सीएनजी का संक्षिप्त या सीएनजी के अवयव क्या है। सीएनजी के अवयव मीथेन, इथेन और प्रोपेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है। ठीक है, सो आपको याद रखना चाहते हो वायु प्रदूषण। सो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन चारों चारों प्रदूषणों में से ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो विश्व उष्मायन का कारण है। तो ये है साथियों कौन सा, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण को उपस्थित वायु प्रदूषण वह स्थिति होता है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रधान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक उष्मायन समस्या पैदा यहाँ पे करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो है आवृत किया है, जो लगभग कितना। तो आपको याद रखना है कि जो महासागर पृथ्वी जो है पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है वो है 3 से 4, लगभग 3 से 4। ठीक है, अब ये क्या है, तो पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जलीय भाग जलमंडल कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जिसमें सागर आ गया, नदियां आ गई है ना, जिसमें सागर, नदियां हो गया, इसके बाद महासागर शामिल है तथा पृथ्वी के लगभग 3 से 4 भाग पर, 3/4 आप कह सकते हैं, 3/4 भाग पर जल जलमंडल उपस्थित है। ठीक है, परंतु महासागर का जो स्तर जो है ना 2/3 भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्यावरण के या ईवीएस के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पे हमने यहाँ पे चर्चा की साथियों, जो कि लगभग मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा से देखा होगा और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी लाते रहूँगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही आपको क्लासेस समय समय पर मिलते रहते हैं और साथ ही साथ नए नए अपडेट में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।